तो आदाब सलाम दोस्तों, एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है एआई रिपोर्ट की इस कहानी में। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज की कहानी वो कहानी है जिसको सुनकर दिल दहल जाता है, और ये कहानी शकीरा खलीली की स्टोरी, जिसको बहुत पहले नाम दिया गया था ऑन डांसिंग ऑन ग्रेव, और वही कहानी आज आप सुनेंगे पूरी। एक राजकुमारी का कत्ल के बाद कई साल तक उसकी लाश संगमरमर के नीचे दफन, और उस संगमरमर के ऊपर हर शाम पार्टी, और कातिल उसके ऊपर थिरकता था। इस कहानी को सुनाऊं उससे पहले आपको एक ट्रेलर दिखाना चाहता हूं। तो ये टीजर या ट्रेलर जो भी कहिए, पहले इसको देखिए। Cruel man, scheme. He once told me the only language anybody knows is money. Partying and dancing in the discos and having, apparently the maid says, have parties on her grave. He's an animal, he's not a man. इस कहानी के बारे में सोचता हूँ, और इस कहानी का अचानक आज ख्याल आया कि आपको मैं सुनाऊं, और पहले से कोई प्लान नहीं था। तो मुझे लगा कि इस कहानी में इतनी उलझी हुई कहानी है, इतनी मिस्ट्री थी इसमें कि किसी को भी चौंका दे और दहला भी दे। अगर इस कहानी को मैं 2-3 लाइन में आपसे कहूं कि कोई एक ऐसा आशिक जो अपनी मोहब्बत का गला अपने हाथ से घोंटे, वो भी पूरा नहीं अधूरा, फिर उसे एक ताबूत में बंद करे, ताबूत के ऊपर से लॉक कर दे, उस ताबूत को जमीन के अंदर दफना दे जिंदा तब तक वो थी, और फिर उसके ऊपर मार्बल का फ्लोर तैयार करे, बहुत खूबसूरत इटालियन मार्बल, और फिर 3 साल तक उस ताबूत के ऊपर जो फ्लोर है, हर शाम वो एक पार्टी रखे, अपने दोस्तों को बुलाए, लड़कियों को बुलाए, और उनके साथ वहां डांस करे, गाना बजे और वो थिरके, और जिस जगह पे वो थिरके उसके नीचे किसी की लाश हो। इसलिए किसी ने इस कहानी का नाम दिया था डांस ऑन द ग्रेव यार्ड, कब्र के ऊपर डांस। बात है 1991 की, जब शुरुआत हुई थी। अप्रैल का महीना था। एक शाकिर खलीली नमाजी, यह पूरा नाम है उसका, बहुत ही खूबसूरत मशहूर राजघराने की दीवान की बेटी शाकिर खलीली 1991 में अचानक गायब हो जाती है। मई के महीने में शाकिर खलीली की 4 बेटियां थी, 3 उनसे अलग रहती थी, एक साथ जो साथ रहती थी वो थी शबा खलीली। मुंबई मॉडलिंग की कोशिश करती थी, कुछ छोटे मोटे मॉडलिंग के असाइनमेंट भी मिले थे, वो भी बहुत खूबसूरत। अब ये जो 4 बेटी थी, इससे पहले कि मैं 91 की कहानी पे आऊं, उससे पहले 85 में आता हूं। 85 में शाकिर खलीली की शादी अकबर खलीली 1995 में उनके साथ होती है। IAS अफसर थे अकबर खलीली, ऑस्ट्रेलिया में इंडिया के हाई कमिश्नर भी रहे। तो शाकिर खलीली और अकबर खलीली की शादी हुई 1985 में। उसके बाद इनकी 4 बेटियां हुई। पूरा फैमिली खुश ठीक ठाक रहा करता था।
लेकिन शाकिर खलीली को एक चीज का अफसोस था कि उनका कोई बेटा नहीं है। तो उस बेटे को लेकर कई बार परिवार में झगड़ा भी चल रहा था, सब कुछ हो रहा था। इसी दौरान 1991 में शाकिर खलीली दिल्ली आती है। दिल्ली में एक यूपी के शाही फैमिली का घर था, राजशाही फैमिली का। पुराने तो उनके घर में कोई शादी, वहां पर वो आती है। तो जब वो शादी में आती है तो यहाँ उनकी मुलाकात एक शख्स से होती है। स्वामी सरदानंद उसका नाम था। उससे पहले उसका नाम था मुरली मनोहर मिश्र। ये मध्य प्रदेश सागर का रहने वाला था और दिल्ली में जो यूपी का शाही परिवार था उसके घर में ये नौकर हुआ करता था। लेकिन नौकर होने के साथ साथ उसकी एक और खासियत थी, ये टैक्स के मामले में और प्रॉपर्टी के मामले में बहुत बड़ा तिकड़मबाज था। लोगों के काम भी कराता था और उस परिवार के भी कई काम कराता था। और ये थोड़ा सा अपने आप को उस तंत्र मंत्र और इस तरीके का चीजों का भी जानकार बताता। तो 1991 में जब शाकिर खलीली नमाजी दिल्ली आती है तो उस फैमिली के साथ रुकती है और वहीं उसकी मुलाकात पहली बार इस मुरली मनोहर मिश्र यानी स्वामी सरदानंद से होती है, जो एमपी के सागर का रहने वाला है। तो जब मुलाकात होती है तो उस दौरान में शादी के दौरान ही मुरली मनोहर को पता चलता है कि शाकिर खलीली की 4 बेटी है और उनको एक बेटा चाहिए। तो यह उन्हें अपने जाल में फंसाता है और शाकिर खलीली बहुत खूबसूरत थी। जाल में फंसा के कहता है कि उनको बेटा हो जाएगा, उसके पास इसका उपाय है। बेटे की लालच में शाकिर खलीली नमाजी जो है वो इस मुरली मनोहर मिश्र की बातों चुंगल में फंस जाती है। इसके बाद दोनों के बीच एक रिलेशनशिप हो जाती है, दोनों में प्यार हो जाता है। लेकिन यहाँ अलग अलग वजह थी। शाकिर खलीली को एक बेटा चाहिए था और उसे लगा कि स्वामी सरदानंद उसकी ये मुराद पूरी करेगा। और स्वामी सरदानंद को मालूम था कि ये मैसूर राजघराने की दीवान की बेटी है और अरबपति है। तो उसकी नजर शाकिर खलीली की दौलत पर थी। तो इसने उस दौलत को पाने के लिए ये मोहब्बत का नाटक किया। यहाँ तक बात ठीक थी। उसके बाद वो वापस मुंबई लौट जाती है। तब ये मुंबई में रहती थी शाकिर खलीली। और मुंबई लौटने के बाद एक दिन अचानक घर वालों को पता चलता है कि शाकिर खलीली ने स्वामी सरदानंद मिश्र से शादी कर ली। अब ये बात एकदम बम की तरह फूटता है परिवार में, इसलिए कि तब तक शाकिर खलीली की उम्र करीब 48 साल हो चुकी थी। 48 साल की उम्र थी और उनकी 4 बेटियां थी। अब 4 बेटी की माँ 48 साल की उम्र में दूसरी शादी करती है और अकबर खलीली को तलाक दे देती है, जो पहले पति थे। आईएसएफ से। तो इस शादी की खबर सुनकर परिवार जो है वो बहुत बड़ा बुरा मानता है। और जो 3 बेटी थी शाकिर खलीली की, वह अपनी माँ को छोड़ देती है, अपने बाप के साथ रहती है। अकबर खलीली की जो सबसे छोटी बेटी थी सबा, वो अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ती, वो शाकिर खलीली के साथ रहती है। शाकिर खलीली शादी के बाद बोर चली जाती है। बोर में उनकी अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, हवेली थी, तो बोर में जाके रहने लगती है स्वामी सरदानंद के साथ, जो कि मुरली मनोहर मिश्र था। अब वहां पर जब जाती है तो सबा इनके साथ थी कुछ दिन। उसके बाद सबा बहुत खूबसूरत थी, उसे मुंबई में मॉडलिंग करने का शौक था। वो मुंबई चली जाती है, वहां मॉडलिंग करती है, लेकिन वो लगातार फोन पे टच में थी अपनी माँ के।
और कभी कभी हफ्ता महीने में वो बोर आ भी जाती थी। एक दो दिन रहती फिर चली जाती, और ना भी आती तो वो फोन से लगातार दोनों माँ बेटी बात करती। और बाकी परिवार के सारे लोगों ने शाकिरा खलीली से अपना रिश्ता तोड़ लिया। 1991 में शादी के बाद अचानक, जो मैंने आपको बताया कि एक दिन शाकिरा खलीली गायब हो जाती है। अब वो कब गायब हुई एग्जैक्ट किसी को पता नहीं था, इसीलिए कि सबा ने जब मुंबई से फोन करना शुरू किया तो शाकिर खलीली ने फोन नहीं उठाया, और घर का लैंडलाइन बजता या कई बार स्वामी सरदानंद फोन उठाता और कहता कि वे भी कभी हैदराबाद गई, कभी कहीं गई है, कभी विदेश गई है। तो इस तरीके से टालता रहा। तो मई के महीने से यह सिलसिला शुरू हुआ कि शाकिर खलीली का किसी को फोन पर बात नहीं हो रहा, मतलब अपनी बेटी से। इसके बाद करीब 9 महीना गुजर जाता है। 9 महीने तक स्वामी सरदानंद सबा खलीली को लगातार टालता रहता है कि यहाँ है वहाँ है। जो आखिरी जब इसने फोन किया सबा ने कि 9 महीने हो गए, मेरी माँ का कुछ सुराग नहीं मिल रहा, कोई पता नहीं मिल रहा, तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी। तो वो कहता है कि नहीं, तुम्हारी माँ जो है वो प्रेग्नेंट है और यूएस गई है डिलीवरी कराने के लिए। यूएस में, अमेरिका में एक रूसवेल्ट अस्पताल है न्यूयॉर्क में, वहां पे तो सबा पढ़ी लिखी थी, होशियार थी। उसने फौरन ढूंढा और यूएस में न्यूयॉर्क का रोजवेल्ट अस्पताल का नंबर लिया। वहां उसने फोन किया। उसने बोला कि यह पेशेंट है शाकिर खलील नमाजी के नाम की, मुझे बात करनी है। तो हॉस्पिटल ने पूरा रिकॉर्ड चेक करके बताया कि यहाँ पे इस नाम के कोई पेशेंट नहीं है। जब हॉस्पिटल से ये सुराग मिला तो फिर उसने स्वामी सरदानंद को वापस फोन किया कि वहां तो गए ही नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तो स्वामी सरदानंद ने फिर कुछ और झूठ बोलना शुरू किया, तो उसे शक हो गया। तब गुमशुदगी के 9 महीने के बाद जून 1992 में सबा खलीली बौर पहुंचती है, और बेंगलुरु में जो इसका घर था वो अशोक नगर इलाके में आता है और पोश एरिया है। तो अशोक नगर पुलिस स्टेशन में जाके अपनी माँ की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देती है और कहती है कि मेरी माँ ऐसे, लास्ट मेरी बात जो हुई थी वो मई में हुई थी 1991 में। उसके बाद से कुछ नहीं। और जो मुझे डाउट है, जिसके ऊपर, जो मेरी माँ को गायब करने के पीछे वो स्वामी सरदानंद उसका पति है जिसने उससे शादी की थी। इसके बाद पुलिस तलाश करती है, पूछताछ करती है, फिर कोई सुराग नहीं मिलता। स्वामी सरदानंद से पूछताछ करती है, स्वामी सरदानंद यही सब कहानी सुनाता है, फिर बताता है कि वो यहाँ गई है, वहां चली गई। तो बेंगलुरु की जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो पूछताछ करती रहती है, सब कुछ लगी रहती है, लेकिन इसकी माँ का पता नहीं चलता। और जब नहीं चलता तो वक्त बीतता जाता है। अब पुलिस के ऊपर प्रेशर भी है। स्वामी सरदानंद उधर क्योंकि एक तरफ का बाबा बन गया था, तंत्र मंत्र करता ही था, तो बोर में भी उसकी अच्छी खासी दाग जम गई। तो पुलिस में भी उसकी अच्छी जान पहचान थी, तो पुलिस वाले भी फिर उसका ज्यादा कुछ नहीं उन्होंने किया, नहीं ढूंढते रहे। और उसका बोर में सेंट्रल क्राइम ब्रांच की जो टीम थी वो लगभग उम्मीद छोड़ दी। उसने कहा कि अब करीब 1 साल बीत चुके हैं, 1 साल के बाद क्या मिलेगा। पर सबा खलीली लिपि कोशिश करती रही, उसकी माँ का कुछ मिले नहीं मिलता है। 1991 में मई में गायब हुई।
अब 92 का जून रिपोर्ट दिखाया गया। गुमशुदगी के बाद 92 गुजर जाता है, 93 आ जाता है, वो भी गुजर जाता है, फिर 94 आ जाता है। 3 साल पूरे गुजर चुके थे। अब 94 में अप्रैल का महीना आ जाता है। बोर क्राइम ब्रांच की टीम लगभग अपनी फाइल क्लोजिंग रिपोर्ट दे रही थी। हमने सारी इन्वेस्टिगेशन कर लिया। स्वामी सरदानंद को भी क्लीन चिट दे दिया और शाकिरा खलीली का कोई पता नहीं है, कोई सुराग नहीं है और केस को अब क्लोज करते हैं, या तो फिर कुछ चमत्कार हो तो मिल जाए। अब यह केस क्लोज होने जा रहा था और चमत्कार देखिए कि क्या होता है। और ये एक बोर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि कुछ पता नहीं है और हो सकता है चमत्कार होगा तो मिल जाए, और चमत्कार हो जाता। 30 अप्रैल 1994 को पुलिस लगभग केस क्लोज करने वाली थी और 30 अप्रैल तक इनको क्लीन मतलब देना था एक रिपोर्ट अपना बनाकर। और 29 अप्रैल 1994 की रात को क्राइम ब्रांच का, जिसके पास ये पूरा मामला था, उसके एक कांस्टेबल का दोस्त था, दूसरा कांस्टेबल जो क्राइम ब्रांच में नहीं था, बेंगलुरु पुलिस में था, कर्नाटक पुलिस में था। वो एक शराब के ठेके के बाहर ड्यूटी दे रहा था और वहां पर कुछ लोग खड़े होकर शराब पी रहे थे। तो उनमें एक बंदा था, वो भी शराब पी रहा था। शराब पीते पीते कुछ लोग बात कर रहे थे वहां पे पुलिस के बारे में, क्राइम के बारे में। तो वो कुछ ज्यादा ही नशे में था वो शख्स। उसने अचानक बोला कि ये पुलिस क्या मतलब है, क्या होती है? कुछ नहीं होती है। अब देखो हमारे साहब को 3 साल हो गए, हमारे साहब ने एक मर्डर किया, आज तक पुलिस साहब को पकड़ना छोड़ो, लाश भी नहीं ढूंढ पाई है। अब जब ये कांस्टेबल के कान तक बात पहुंची तो कांस्टेबल का कान खड़ा हो गया। वो गया उसके पास। अच्छा, वो पुलिस वाला भी ग्राहक, उसने ये शो नहीं किया और शादी वर्दी में था कि वो पुलिस वाला है। तो उसने भी उसको थोड़ा और भड़काया, चढ़ाया उसको। वो वैसे ही शराब के नशे में है। उसने कहा कि क्या बात कर रहा है, लंबी लंबी छोड़ो, ये सब है उसमें, कैसे केस क्रैक हुआ था। तो बोले तुमको क्या पता, तुम क्या नहीं जानते हो। उसने कहा कभी शाकिर खलीली नवाजी का नाम सुना है? अब जैसे ही उसने ये नाम सुना, क्योंकि वो बोर पुलिस में लगभग ज्यादातर पुलिस वालों को भी वो बोर से ही लाश मिसिंग थी, तो थाने में भी ये रिपोर्ट गई थी, फोटो गया था। और वो क्योंकि क्राइम ब्रांच कांस्टेबल इसका दोस्त है, इसलिए इस केस से वो बहुत ज्यादा उसको जानकारी थी। तो कहता है हाँ, नाम नहीं पता। वो कहता है कि नाम नहीं सुना। कौन थी? ये नहीं जानते। तो बोला तू नहीं जानता, इतनी बड़ी वो दीवान की बेटी थी और हमारे साहब ने उसको मार के और घर में ही दफना दिया, और वो भी ताबूत में, और वो ताबूत मैं खरीद के लाया था। अब जब ये बोलता है, कहता है तू छोड़ रहा है। उसने कहा कि आज भी वह दुकान है, वो एक दुकान का नाम लेता है, बहुत फेमस दुकान था कारपेंटर का, कदा वहां से लाया था। तब तक इसको समझ में यानी यकीन आ जाता है कि हाँ सही कह रहा है। तो ये उसी वक्त उसके बाद पुलिस वालों को इतला देता है और उसको उसी शराब पीते हुए रात को उठाया जाता है और थाने ले जाया जाता है। उसके बाद जब उससे पूछताछ होती है, जब उसका नशा गुल हो जाता है, तो पता चलता है कि वह स्वामी सरदानंद का नौकर था और उसके घर में काम किया करता था। अब
अब उसने करीब 1-2 साल से काम छोड़ दिया। उसके बाद वह पुलिस को जब कहानी सुनाता है तो पुलिस सबसे पहले ये काम करती है कि उस दुकान में जाती है जहां से इसने कहा था कि वो ताबूत मैं खरीद कर लाया था। अब जब वो उस दुकान तक पहुंचती है पुलिस तो उस दुकानदार से पूछती है, अच्छा वो ताबूत जो था वो एकदम आदम का ताबूत था, मतलब जिसमें आप डेड बॉडी रखते हैं, लाश रखते हैं। तो वो जो दुकान जहां से लाया था वहां उस दुकान से जब पूछा तो उसने कहा कि हाँ 3 साल पहले एक ऐसा खास ताबूत मेरी दुकान से ले गया था। फिर वो अपना डायरी वायरी पलट के बताता है, यह नाम था। और उसने कहा कि जो मैं स्वामी सरदानंद आया था उसने एक लाइन कहा था कि मेरे पास एक एंटिक वैल्यू की आदम कद मूर्ति है, जितनी इंसान की हाइट होती है वो एंटिक वैल्यू की एक मूर्ति है। उस मूर्ति को मुझे उस ताबूत में रखना है, तो मुझे ऐसा ताबूत चाहिए, ताबूत भी एंटिक हो। तो उसने जो बहुत ही एंटिक ताबूत उसको दी और वो 3 साल पहले ले गया। जब ये बात पुलिस को पता चली तो फिर पुलिस को यकीन हो गया और ये 29 अप्रैल की रात की बात है। 30 अप्रैल की सुबह ताबूत की दुकान में जाकर पुलिस ने कंफर्म किया। उस दुकानदार ने पूरी चीज बता दी। अब फिर पुलिस ने कड़ियां जोड़नी शुरू की। उसके बाद दोपहर होते होते स्वामी सरदानंद के घर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम पहुंचती है। उसके बाद स्वामी सरदानंद से पूछताछ होती है। नौकर को सामने लाया जाता है। वैसे ही नौकर को स्वामी सरदानंद देखता है, वैसे ही उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर स्वामी सरदानंद ने जो पुलिसिया स्टाइल में पूछताछ की, पहले तो वह मना करता रहा और उसने पुलिस वालों को डराया धमकाया भी कि मेरी पहुंच ये है वो है, क्योंकि बाबा था वह तो। लेकिन जब पुलिस ने अपनी शक्ति दिखाई तो क्योंकि सबूत सामने था, थोड़ी देर के बाद फिर स्वामी सरदानंद खुल जाता है। उसके बाद वो कहानी सुनाता है पुलिस को। अब वो कहानी ये थी कि जब दिल्ली में 1991 में ये पहली बार मिली थी शाकिर खलीली, इसे पता था, उससे मिलाया गया था कि ये मैसूर राजघराने की दीवान की बेटी है। इनके मैसूर बोर में मुंबई में बहुत सारी प्रॉपर्टी है और करोड़ों अरबों रुपए की मालकिन है। तभी से उसने इसके पैसे हड़पने उससे शादी का प्लान बनाया। फिर शादी के बाद थोड़े दिन तक ठीक चलता रहा, लेकिन शादी के बाद शाकिर खलीली की 3 बेटी उससे नाराज थी, अलग रहती थी। लेकिन ये हमेशा जो अपनी सारी प्रॉपर्टी या पैसे थे वो बराबर अपनी बेटियों को बेचती थी। सबा छोटी बेटी साथ रहती थी तो वो साथ देती थी और इसकी जितनी प्रॉपर्टी थी फिर इसने धीरे धीरे शादी के बाद शाकिर खलीली को थोड़ा समझ में आने लगा स्वामी सरदानंद के लालच के बारे में। तो उसने प्रॉपर्टी धीरे धीरे करके अपनी बेटियों के नाम करना शुरू कर दिया। अब जब यह नाम करना शुरू कर दिया तो स्वामी सरदानंद को यह हुआ कि उसका अपना साजिश फेल होते हुए नजर आ रहा था। उसे लगा कि अगर सारी प्रॉपर्टी ये बेटियों को दे देगी तो फिर मेरे हिस्से में क्या आएगा। तो उसने इसको इस बात पर लड़ाई भी होती थी। उसने कई बार मना भी किया। स्वामी सरदानंद ने तुम मेरे नाम पर कर दो। शाकिर खलीली तैयार नहीं हुई। तो जब वह तैयार नहीं हुई तब उसे लगा कि अगर थोड़ा वक्त और रही तो ये सारी प्रॉपर्टी जो है अपनी बेटियों को दे देगी तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। तो उसने कहा कि ये प्रॉपर्टी इससे पहले की जो बाकी बची है कुछ है मुझे दे दे, शाकिर खलीली का काम तमाम कर देते। अब यहां से उसने प्लानिंग शुरू की। ये जो पूरी कहानी उसने बताई
अब मारने का चक्कर ये था कि शाकिर खलीली की बेटियां जो है वो पहले ही नाराज थी इस शादी के खिलाफ। अब वो मारेगा तो पहला शक उसके ऊपर आएगा। तो उसने कहा कि कुछ ऐसा प्लान किया जाए जिससे कि मेरे ऊपर शक न हो और काम भी हो जाए। फिर उसने एक साजिश रची कि ऐसी चीज हो कि शाकिर खलीली दुनिया के सामने कभी आए ही नहीं और उसकी मौत जो है हमेशा एक राज बनी रहे और पुलिस उसका कुछ न बिगाड़ सके। तो ऐसी कौन सी तरकीब हो सकती है? फिर उसने तरकीब सोची और दिन चुना शाकिर खलीली की कत्ल करने के लिए 28 अप्रैल 1991 मई से शाकिर खलीली गायब थी। जब सबा खलीली ने बात नहीं की थी तो ये उस दिन पता चला कि कत्ल किस दिन हुआ था। तो 28 अप्रैल 1991 की बात थी। स्वामी सरदानंद ने यही तारीख चुनी थी शाकिर खलीली को मौत के लिए। उसने अपने प्लान के तहत सबसे पहले क्या किया कि घर के जितने नौकर थे उनको छुट्टी दे दी और शाम से घर में कोई नहीं। इसके बाद उसने शाकिर खलीली के लिए खुद चाय बनाई। उस चाय में बेहोशी की दवा मिला दी। शाकिर खलीली ने चाय पी, बेहोश हो गई। जैसे ही बेहोश होती है वह उसको एक गद्दे में लपेटता है और उस गद्दे को जो इसने ताबूत मंगाया था एंटीक वैल्यू मूर्ति रखने के लिए, वो ताबूत उसी दिन 29 तारीख को डिलीवरी हुई थी। दिन में उसने बाद में बेहोश करके गद्दे में लपेट के उस गद्दे को ये उस ताबूत में डालता है। शाकिर खलीली सफेद ताबूत का ढक्कन बंद करता है, उसमें ताला लगाता है। कोई गला नहीं दबाता, कोई कत्ल नहीं करता, सिर्फ बेहोश करके, मतलब उसने जिंदा ताबूत में उसको बंद कर दिया था। उसके बाद ताबूत में ताला लगाने के बाद इसने उसी दिन जो नौकरों को छुट्टी दी थी एक काम और कराया था 28 तारीख को। इससे घर में बोला था 28 अप्रैल को कि घर के बीच में हमें जो है वो पानी का एक टैंक बनाना है। तो उसके लिए उसने अपने घर का जो पूरा एक आंगन जैसा एरिया था खुला, तो उस टैंक के लिए उसने गड्ढा खुदवाया था। 28 अप्रैल को मर्डर करता है, 27 अप्रैल को वो गड्ढा खुदवाता है जब शाकिर खलीली जिंदा थी। शाकिर खलीली की नजरों के सामने वो गड्ढा खुद वो दरअसल उसकी कब्र थी जो शाकिर खलीली को पता नहीं थी। और शायद शाकिर खलीली ऐसी पहली होगी जिसने अपना कब्र खुदते हुए खुद देखा, पर उन्हें मालूम नहीं। उन्हें यह था कि ये पानी के टैंक के लिए खुदवा रहा है। उसके बाद खुदवाने के बाद मजदूर को भेज दिया। शाम को 28 तारीख को नौकर को भेज देता है। अब ये ताबूत को बंद करने के बाद फिर रात को उस ताबूत को खींच के आंगन में लाता है और उस गड्ढे में डालता है। उस गड्ढे में डालने के बाद वो सारी मिट्टी जो है चारों तरफ खुदाई से निकली थी उसको वापस उससे भर देता है और वो गड्ढा बराबर कर देता है। उसके बाद ये आराम से उस रात सोता है। अगले दिन सारे नौकर आते हैं। फिर ये उसने मिस्त्री को पहले से ही बोल रखा था कि तुम्हें आना है। 2 अलग अलग तरह के एक गड्ढा खोदने वाला था। एक उसने बोला था पानी का टैंक जो लगाएगा वह अलग कारीगर, और जो मजदूर आएंगे वो एक आएगा जो मार्बल का फ्लोर लगाएगा। तो मिट्टी बराबर थी। उसने उसके बाद नौकर को बुलाया। उसने कहा ये बाकी लोग अपना काम कर गए, अब इसको बराबर कर दो। तो फ्लोरिंग होना है, इटालियन मार्बल, बेहतरीन टाइल्स। उसने उसे उस पूरे आंगन में उस जिसके अंदर कब्र थी उसके ऊपर इसने बिछवा दिया। बिछवाने के बाद मार्बल के टाइल्स लगे और फिर वह बराबर हो गया, बेहद खूबसूरत।
उसके बाद उसने उसी के एक कोने में बार बनाया, टेबल कुर्सी, जनरली आप बाहर में देखते होंगे इसे उसी आंगन के। और फिर उसने नेक्स्ट डे ही जब ये फ्लोरिंग का काम पूरा हो गया, उसने पहली पार्टी दी, अपने दोस्तों को बुलाया और सब दारू पीने के बाद, शराब पीने के बाद वही उसी फ्लोर पे म्यूजिक के साथ डांस कर रहे थे और नीचे शाकिर खलीली जिंदा दफन थी। उसके बाद ये सिलसिला 3 साल तक चला, 1991 से लेकर 94 तक, जब तक कि ये खुला नहीं। ये मामला 1994 तक लगभग हफ्ते में 3-4 दिन वहां पार्टी होती, लोग आते, उसी फ्लोर पर डांस करते, स्वामी श्रद्धानंद खुद डांस करता और इस तरह से ये चलता रहा। लेकिन उस शराब के नशे में उस नौकर ने जो बता दिया, उसकी वजह से भेद खुला। अब जब इसको गिरफ्तार करके पूछताछ के इतने अपनी सारी चीजें मान ली, जब मान ली तो फिर पुलिस ने बुलाया, खुदाई का काम शुरू हुआ उसी फ्लोर से जहां पे इसने दफनाया था। अब उसको बताया गया कि कहाँ पे है, तो इसने बाकायदा फिर बताया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इलाका जहाँ पे ये ताबूत दफन है। अब पुलिस की मौजूदगी में उसकी खुदाई होती है और पूरी खुदाई कैमरे में लाइव रिकॉर्ड होती है। उसी की झलक मैंने आपको अभी टीजर में दिखाई। ये बाकायदा खुदाई होते हुए ताबूत बाहर आते हुए ये सब इन कैमरे में है, रिकॉर्डेड है। खुदाई होने के बाद एकदम वो खड़ा हुआ और स्वामी श्रद्धानंद उसके बाद अचानक नीचे से ताबूत दिखाता है। ताबूत को बाहर निकाला जाता है। ताबूत के अंदर सिर्फ एक कंकाल था। क्योंकि 3 साल पुराना मामला था, अब ये शाकिर खलीली है कि नहीं है ये कैसे पता चलेगा। तो अंगूठी और हाथों में चूड़ियां भी सोने की और डायमंड के उसके घर वालों ने, सबा ने, इन लोगों ने पहचान की ये मेरी माँ है, ये शाकिर खलीली है, क्योंकि ये उन्हीं की अंगूठी है, उन्हीं के हैं। लेकिन सिर्फ अंगूठी और उससे नहीं हो सकता था, इसीलिए फिर उसका डीएनए कराया गया और उस डीएनए से ये साबित हो गया कि ये शाकिर खलीली है। ये रहा अलग पार्ट। अब इसके बाद जब पुलिस और फोरेंसिक की टीम ने जब ताबूत की छानबीन की तो ताबूत चेक करना शुरू किया, तो उस ताबूत के अंदर ऊपर की तरफ और दाएं बाएं, जैसे मान लीजिए मैं ताबूत में लेटा हूं तो ये मेरा पूरा ऊपर और ये इधर उधर दाएं बाएं जो होते हैं लोग हैं, नाखून के सैकड़ों निशान थे और शाकिरा खलीली के नेल्स भी बड़े थे। आमतौर पे महिलाएं वो रखती है सैकड़ों निशान दाएं बाएं ऊपर। तो फोरेंसिक एक्सपर्ट ने जब उसकी जांच की तो उसने बताया कि ये निशान इसलिए थी कि जब उसको बेहोश करके ताबूत में बंद कर दिया गया था, उसके बाद शाकिर खलीली को होश आ गया। होश आ गया तो वो अंदर उसका दम घुट रहा था तो वो बार बार निकलने के लिए झटपटा रही थी और झटपटाहट में वो लगातार उसको खोलने के लिए हाथ पैर चला रही थी। जब उससे नहीं खुल पाया तो वो नाखून से कुरच के उस ताबूत को, लकड़ी को, मतलब कि नाखून से वो लकड़ी खुरच रह जाए पूरी तरह से और वो बाहर आ जाए, क्योंकि दम घुट रहा है अंदर। तो वो सैकड़ों निशान नाखून के थे, जिससे ताबूत को खुर के बाहर निकलने की एक नाकाम कोशिश की गई थी और तब पता चला कि उसे जिंदा ताबूत में दफन किया गया था। जब उस गड्ढे में भी डाला गया तब तक वो जिंदा थी। उसके बाद उसकी फिर दम घुटने से मौत हो गई। अब इसके बाद जब ये सारा
मामला आता है सामने, और जब एक जिद्दा एक शहजादी दीवान की बेटी उसके हाथों से उसके साथ ये फिर पूरे बोर में बाकी जगह देश में सुर्खियां बनती है। खबर खबर की कोई ऐसा भी हो सकता है। और ये जो हम आजकल देख रहे हैं बाबाओं, एक ऐसे बाबा के किस्से आप देख रहे हैं, मुझे लगता है यह हिंदुस्तान का पहला बाबा था स्वामी सरदानंद, जिसने इस तरीके की क्रूर हरकत की थी। और उसके बाद ये सिलसिला चला, लेकिन फिर उसमें लोगों का गुस्सा भी भड़का कि कोई किसी को ऐसी मौत कैसे दे सकता है। और मौत तो मौत, मतलब आपकी बीवी थी, वो आपने उससे शादी की थी, आपने उसको जिंदा ताबूत में दफन किया। दफन करने के बाद आप उसी घर में रहते हो और आप उसकी कब्र के ऊपर आप हर शाम पार्टी करते हो, आपके पैर थिरकते हैं, आप नाचते हो, आप गाते हो। मतलब आप कैसे, आप इंसान हो, ये कैसे हो सकता है। उसके बाद ये मामला चलता रहा। 30 अप्रैल 1994 को यह गिरफ्तार हुआ और 11 साल के बाद बोर सेशन कोर्ट ने इसका मुकदमा चलाया। 11 साल के बाद, और इसमें पूरे करीब 150 लोगों की गवाहियां हुई। फिर 21 मई 2005 को बोर इस सेशन कोर्ट ने स्वामी सरदानंद को फांसी की सजा सुनाई, और ये कहते हुए कि ये रेरिस्ट ऑफ ईयर केस है, क्योंकि आप कोई पति अपनी पत्नी को जिंदा ताबूत में दफन कर दे और उसके बाद इतनी गैर इंसानी हरकत की उसकी कब्र के ऊपर वो नाश करे और फ्लोर बनाए, टाइल्स महंगा से महंगा लगाए, ये आदमी जीने के लायक नहीं है। तो इसीलिए सेशन कोर्ट ने उसको फांसी की सजा सुना दी। फिर यह मामला हाई कोर्ट में गया, उसने स्वामी सरदानंद ने इसको चैलेंज किया, लेकिन 2005 में हाई कोर्ट ने भी इसकी सजाए मौत को बरकरार रखा। अब दो तरफ से उम्मीद खत्म हो गई थी, लगा सुप्रीम कोर्ट भी फांसी देगी, लेकिन फिर 2008 में इसकी सुनवाई फिर बहुत तेजी से हुई थी। 2005 में सेशन कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई, 2008 में नहीं, 2005 में हाई कोर्ट का आया था। उसके बाद 2008 में सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये रेरिस्ट ऑफ ईयर केस की कैटेगरी में नहीं आता है, इसीलिए उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाएगा। हालांकि इस पे जो दूसरे पक्ष के केवल वकील थे उन्होंने आपत्ति भी जताई, लेकिन वो सुनी नहीं गई और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के कहने पे उम्र कैद की सजा, मतलब दो अदालतों ने, निचली अदालत हाई कोर्ट ने फांसी सजा दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। और ये बात है 2008 की, ये अभी चल रहा है 2025, यानी 12 साल हो गए। पिछले 12 साल से स्वामी सरदानंद जो है वह एक कर्नाटक के बेलगाम जेल में बंद है। बेलगाम है एक, वहां पे जगह है, तो उसके सेंट्रल जेल में बंद है। 1994 में जब वो पकड़ा गया था, तब जब उसने शादी की थी तब उसकी उम्र 50 साल थी। 1994 में जब वो पकड़ा गया तो 54 साल हो गई, और 94 में 54, मतलब इस वक्त वो करीब 80 साल का है। तो 85 साल का हो गया। 78 साल की उम्र में वह अभी जेल में है और उसको ताऊ उम्र कैद सजा हुई है, मतलब जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक जेल में रहेगा। तो हिंदुस्तान के जुर्म के इतिहास की वो कहानी थी जिसको बाद में अखबारों ने, टीवी ने, सब ने जो नाम दिया था वो था डांसिंग ऑन द ग्रेवयार्ड, मतलब कब्र के ऊपर डांस।
एक पति जो 3 साल तक अपनी बीवी की कब्र के ऊपर थिरकता रहा, नाचता रहा, पार्टियां करता रहा, महफिलें सजाता रहा, सोचिए फिर वो कैसा इंसान होगा। तो ये थी शाकिर खलीली की कहानी, जिसने एक वक्त में हिंदुस्तान के हर राज्य में, हर अखबार में सुर्खियां बनी थी। तो फिलहाल ये थी कहानी पूरी। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम 7:30 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।